जिसके अनुसार सच्ची खुशी क्या होती है और उसे प्राप्त करने के क्या तरीके हो सकते हैं। उसने अपनी पुस्तक निकोमेटियन एथिक्स में विस्तार से डिस्कस किया है। हम अरस्तु के एथिक्स को समझने का प्रयास करते हैं, जो अच्छे जीवन को प्राप्त करने का एक साधन है। युद्ध की जीत का उद्देश्य क्या? तो यहाँ पर हमें अरस्तु के सिद्धांत को समझना होगा कि अंत में सारे के सारे प्रयास जो हम अपने जीवन में करते हैं मनुष्य की अवस्था से जुड़ा हुआ है। वह अवस्था जिसमें मनुष्य वर्च्यू के जीवन को जीता है। वर्च्यू मतलब सद्गुणों के साथ जीवन जीता है। और हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमें याद करा सके कि हम वर्चुअस रास्ते पर हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष शर्मा और मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र पढ़ाता हूँ। आज हम एक बड़ा प्राचीन सिद्धांत समझने की कोशिश करते हैं, जिसके अनुसार सच्ची खुशी क्या होती है और उसे प्राप्त करने के क्या तरीके हो सकते हैं। यह विचार अरस्तु ने, जो कि ईसा से लगभग 250 वर्ष पूर्व ग्रीक में पैदा हुआ था, एक महान विचारक है। उसने अपनी पुस्तक निकोमेटियन एथिक्स में विस्तार से डिस्कस किया है। अरस्तु वही है जिसका शिष्य सिकंदर रहा था, जिसे माना जाता है कि लगभग पूरी दुनिया पर उसने राज किया था और वो भारत तक भी आया था। तो अरस्तु के अनुसार सच्ची खुशी क्या होती है, यह जानने की कोशिश करेंगे हम, और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि उसे प्राप्त करने के क्या अरस्तु ने कोई व्यवहारिक तरीके भी बताए हैं जिन्हें हम आज आजमा सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हम अरस्तु के एथिक्स को समझने का प्रयास करते हैं, जो अच्छे जीवन को प्राप्त करने का एक साधन है। अरस्तु के अनुसार हर मनुष्य के प्रत्येक कार्य किसी न किसी प्रयोजन से किए जाते हैं। हम जो भी कुछ करते हैं उसके पीछे कुछ न कुछ हमारा पर्पस होता है। जैसे कि अगर वह एक उदाहरण देता है जहां पर वो कहता है कि जो एक लगाम बनाने वाला व्यक्ति है, उसका उद्देश्य होता है कि वो अच्छी लगाम बनाए, और जब वह अच्छी लगाम बनाता है तो उससे जो घुड़सवार है उसकी घुड़सवारी बेहतर होती है, और जब अच्छी घुड़सवारी कोई व्यक्ति करता है तो उससे वह सेना बेहतर होती है जिसका वो हिस्सा है घुड़सवार। और जब सेना युद्ध में जाती है और सेना जीतती है तो सेना की जीत जो है वो उस अच्छी लगाम बनाने वाले व्यक्ति से जुड़ी हुई है। लेकिन आखिर सवाल यह बनता है कि हम युद्ध में जीत भी गए और उसके बाद क्या? युद्ध की जीत का उद्देश्य क्या? तो यहाँ पर हमें अरस्तु के सिद्धांत को समझना होगा कि अंत में सारे के सारे प्रयास जो हम अपने जीवन में करते हैं या सारे मनुष्य करते हैं, उनका अंतिम लक्ष्य सुख प्राप्त करना होता है। यहाँ पर सुख का तात्पर्य शारीरिक प्लेजर से नहीं है, न केवल कुछ इमोशन से है जो हमें कुछ देर के लिए अच्छा महसूस कराते हैं, बल्कि सुख का जो अरस्तु का पूरा विचार है वह एक मनुष्य की अवस्था से जुड़ा हुआ है। वह अवस्था जिसमें मनुष्य वर्च्यू के जीवन को जीता है। वर्च्यू मतलब सद्गुणों के साथ जीवन जीता है, और मनुष्य की जो संभावनाएं, उसके अंदर जो पोटेंशियल्स हैं, उन पोटेंशियल्स को एक्चुअलाइज करता है। वह स्टेट जो होती है उसे उसने हैप्पीनेस नाम दिया है। इसको ग्रीक भाषा में यूडेमोनिया शब्द कहा गया है। अरस्तु ने हैप्पीनेस को वर्च्यू से जोड़ा है और रेशनैलिटी से जोड़ा है। अक्सर जब हम हैप्पीनेस की बात करते हैं तो हम यह समझते हैं कि शारीरिक सुख या प्लेजर जो जिसे हम बोलते हैं उसे हैप्पीनेस हम समझते हैं, लेकिन अरस्तु ने इसको रिजेक्ट किया है। दूसरी तरफ हम हैप्पीनेस को ये समझते हैं जब हमें समाज में रिस्पेक्ट मिले, या हमें जिसको एक शब्द बोला जाता है इंग्लिश में ऑनर मिले, तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन अरस्तु ने इन दोनों विचारों को एक तरह से रिजेक्ट किया है। उसका ये मानना है अगर हम शारीरिक सुख को हैप्पीनेस मानेंगे तो वो सुख तक बहुत ही टेम्परेरी बेसिस पर सुख रहेगा, और वो बहुत डीप लेवल पर सुख नहीं है। शारीरिक सुख जानवर भी उससे सुखी हो जाते हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर क्योंकि तार्किकता की एक भावना रहती है, इसलिए वो शारीरिक सुख से सुखी नहीं हो सकता है। दूसरा, शारीरिक सुख एक पक्षीय है। अगर आप बहुत ज्यादा टेस्टी फूड खा लेते हैं मान लीजिए, तो आपको अगले दिन पेट की समस्याएं हो जाएंगी, और क्योंकि आप चिंतनशील प्राणी हैं तो आप उसके साइड इफेक्ट जानते हैं, इसलिए आप शारीरिक सुख को
एक्सट्रीम पर ले जाकर आप उसको नहीं भोग सकते हैं, यह हमारी बुद्धि समझती है। इस आधार पर शारीरिक सुख को अरस्तु ने रिजेक्ट किया। अब हम अगर बात करें कि समाज में इज्जत जिसे हम कहते हैं, क्या उससे हमें सुख मिल सकता है, तो अरस्तु ने इसको भी रिजेक्ट किया है। इसके दो आधार है जिस पर उसने ये कहा है कि यह हैप्पीनेस या यूडोमोनिया नहीं हो सकती है, क्योंकि हैप्पीनेस जो है उसको अचीव करने के लिए अगर हम ओनर पे जाएंगे, सामाजिक ओनर पे जाएंगे, तो हमें अपनी हैप्पीनेस के लिए दूसरों पर डिपेंड करना पड़ेगा कि दूसरों को क्या चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से वो रिस्पेक्ट करेंगे हमें, तो हमारी हैप्पीनेस दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि अगर दूसरों पर हमारी हैप्पीनेस डिपेंड करती है तो उस केस में एक्सटर्नल फैक्टर, उस समय समाज में किस चीज की वैल्यू चल रही है, वहां से मेरी खुशी ड्राइव होगी। उदाहरण के लिए जैसे हम आज के समय में जाएं तो मार्केट वैल्यू जिस चीज की है उसके हिसाब से आपको रिस्पेक्ट मिलने लग जाएगी, आपके लिए वैल्यूबल वो चीज हो जाएगी। लेकिन क्या वो वास्तव में वैल्यूबल होगी? तो अरस्तु का कहना है कि अगर ऐसा ऑनर है जो वर्च्यू के बिना है, जिसमें सद्गुण नहीं है, वो हैप्पीनेस की ओर नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। जबकि वास्तविक खुशी जो होती है वो मेरी आंतरिक दशा है, मेरी आंतरिक अवस्था है, और जब तक मैं अंदर से इसे फील नहीं करूंगा या मैं अंदर से कोई व्यक्ति फील नहीं करेंगी तो वो हैप्पीनेस नहीं बन पाएगी। इस आधार पर प्लेजर एंड ऑनर, इन दोनों को अरस्तु हैप्पीनेस की कैटेगरी में नहीं रखता है, और हैप्पीनेस को वो मानता है कि ये वर्चुअस लाइफ है और रेशनल एक्टिविटी है। इन दोनों के बेसिस पर ही हम हैप्पीनेस को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह मनुष्य के पोटेंशियल है जिसे उसको एक्चुअलाइज करना है, जो उसके अंदर बीज रूप में पड़े हुए हैं। अरस्तु के अनुसार मनुष्य के अंदर, जैसे कि अगर हम उदाहरण लें कि किसी एक अनार का बीज लें और उसे हम जमीन में रोपें, और जब वह जमीन में जाएगा उसको खाद पानी दिया जाएगा और वो उसको खूब धूप मिलेगी, उसके बाद वो धीरे 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 विकसित होगा, और अंत में जब वह पेड़ बनकर उस पे फूल आ जाएंगे तो वह उसने जो पोटेंशियल थी उस बीज के अंदर उसको एक्चुअलाइज कर लिया, जो पोटेंशियल को उसने एक्चुअलाइज, उसको रियलिटी में, वास्तविकता में वो ले आया है। इसी तरह अरस्तु के अनुसार मनुष्यों के अंदर दो क्षमताएं हैं जिनके लिए मनुष्य कहलाते हैं। मनुष्य के अंदर वह सुषुप्त अवस्था में है, एज अ पोटेंशियल है। जब उनको मनुष्य प्राप्त कर लेता है, उनको अचीव कर लेता है, तो मनुष्य को यूडोमोनिया की स्थिति प्राप्त हो जाती है। इसे हम सच्ची खुशी भी कह सकते हैं। ये चीजें क्या है जिनके द्वारा मनुष्य इन्हें प्राप्त कर सकता है? तो उसमें से एक तो यह है कि जब मनुष्य एक्टिवली वर्चुअस लाइफ जीता है, जो वर्च्यूज हैं, जो सद्गुण हैं, उदाहरण के लिए करेज, साहस, या टेम्परेंस, संयम, या फिर उदारता, इस तरह के जो गुण हैं, इनको न केवल धारण करता है बल्कि इनका जीवन में व्यवहारिक प्रयोग करता है, तब वह अपनी पोटेंशियल को एक्चुअलाइज करता है। दूसरी चीज, जब उसके निर्णय, उसके एक्शन, उसके कार्य बुद्धि से संचालित होते हैं, क्योंकि मनुष्य के अंदर ही वो क्षमता है कि वह अपने कार्यों को बुद्धि के द्वारा, चिंतन के द्वारा निर्धारित कर सकता है, तो उस समय पर भी वह अपनी पोटेंशियल को एक्चुअलाइज करता है अरस्तु के अनुसार। तीसरी बात है कि जब वह इन सारी संभावनाओं को अपने जीवन में एक्चुअलाइज कर लेता है तो वह अवस्था जो है वही मनुष्य की फ्लरिशिंग अवस्था है, वही मनुष्य की खिलने जैसी अवस्था है। इसीलिए आपने कभी देखा होगा कि भारतीय समाज या संस्कृति में भी हम जो फूल हैं वो देवताओं को चढ़ाया करते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं। उसके पीछे का कारण यही है कि मनुष्य के अंदर, जो हमारे अंदर कुछ संभावनाएं हैं, हमारे अंदर जो बीज रूप में पड़ा हुआ है, वह भी फूल बने, वह भी साकार हो, जिसे हम एक्चुअलाइज कर पाए। अब सवाल ये आता है कि हमें ये समझ में आ गया कि अरस्तु के लिए यूडोमोनिया का मतलब है अपनी तार्किकता के आधार पर डिसीजन लेना, और जो वर्च्यूज हैं
उनको प्रैक्टिस करना, उनको एक्चुअल में उनको व्यवहार में लेके आना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो खुशी की, सच्ची खुशी की जो धारणा है अरिस्टो की, वो जुड़ी हुई है वर्च्यूज से। वे वर्च्यूज क्यों जरूरी हैं और उन्हें हम कैसे डेवलप करें या उनकी प्रैक्टिस कैसे करें, इस पर अरिस्टो का क्या कहना है, अब हम इस विषय पर जानते हैं। अरिस्टो वर्च्यूज को दो भागों में बांटता है। एक तो मॉरल वर्च्यूज, जो कि नैतिक सद्गुण बोल सकते हैं हम इन्हें हिंदी में। दूसरे इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज, जिनको हम बौद्धिक सद्गुण बोल सकते हैं। मॉरल वर्च्यूज में कौन से वर्च्यूज आते हैं? जैसे कि करेज, साहस, और टेम्परेंस, जिसकी हमने अभी बातचीत करी थी। साहस को अरिस्टो किस तरह से डिफाइन करता है? साहस का मतलब अरिस्टो के लिए डर का अभाव नहीं है, बल्कि डर को फेस करते हुए। ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर आपका खतरा है और आप डरे हुए हैं, उस जगह पर आप डर को फेस करते हुए भी सही कार्य करें। जो कार्य आपको लगता है कि ये कार्य करना चाहिए, वह कार्य डर को फेस करते हुए भी आप करें, तो उस अवस्था को अरिस्टो ने करेज की अवस्था कहा है। दूसरी चीज, अगर हम टेम्परेंस की बात करें, तो टेम्परेंस का मतलब है संयम। जो चीजें आप जीवन में पावरफुल हैं, आप पैसे वाले हैं, आपके पास में सारी चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन आप अपनी डिजायर्स पर, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर उचित उपभोग करें, उचित प्रयोग करें, अपनी डिजायर्स का उचित संयम रखें, इसे उसने टेम्परेंस कहा है। ये वर्च्यूज मौलिक नैतिक रूप से इंपॉर्टेंट है जीवन में हैप्पीनेस को प्राप्त करने के लिए। अगर हम देखें कि जैसे शराब का ही उदाहरण ले लें, कुछ लोग शराब को अगर अति में पीते चले जाएं बहुत सारा, तो वो अल्टीमेटली उनकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा देगी। तो वो अरिस्टो उन विचारकों में से है जो शराब को मना नहीं कर रहा है, ना वो कह रहा है कि इसको पूरी तरह से छोड़ देना है, ना वो ये कह रहा है कि बहुत ज्यादा पीनी है। वो कह रहा है कि इस तरह की जो भी चीजें हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, और भी उन चीजों को आपको बैलेंस करना है, उसको आपको मध्य में लेके आना है। यही उसकी वर्च्यूज हैं। इसीलिए उसका वर्च्यूज का जो सिद्धांत है वो दो चीजों से जुड़ा हुआ है। एक तो गोल्डन मीन की बात जो करता है, मध्य मार्ग, जैसा कि भारत में बुद्ध दर्शन में भी दिखाई देता है। यही चीज अरिस्टो का भी है कि कोई एक्सट्रीम पे नहीं जाना है आपको, किसी एक चीज को लेके आपको एक मध्य मार्ग अपनाना है। इस करेज को भी वह मध्य मार्ग ही मानता है। करेज डरपोकपने और रेकलेसनेस या कुछ भी उठा के तोड़ फोड़ करने वाले लोगों के बीच में एक स्थिति है। ऐसी स्थिति है जहां पे निडरता भी नहीं है कि हम कुछ भी कर रहे हैं, इसको हम बोल सकते हैं अराजकता भी नहीं है, और डरपोकपना भी नहीं है। वह स्थिति जहां पर आप अपने डर को कंट्रोल करके वो काम करते हैं जो कि सही है। यह भी स्थिति गोल्डन मीन की स्थिति है अरिस्टो के अनुसार। अब अगर हम इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज पे आए तो वहां पर दो वर्च्यूज की बात अरिस्टो ने कही है। एक तो विजडम, जिसको हम प्रज्ञा कह सकते हैं हिंदी में, और दूसरे प्रैक्टिकल विजडम। तो यहाँ पर अरिस्टो इंटेलेक्चुअल में भी दो भाग बना लेता है। सिर्फ सैद्धांतिक विचार नहीं, बल्कि व्यवहार में उसको कैसे लेके आए, व्यवहारिकता पर भी वह जोर देता है। यहाँ पर व्यवहारिकता और सैद्धांतिकता को दोनों को उपयोग में लाना है, यही इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज है। अब सवाल आता है कि क्या ये वर्च्यूज हमारे अंदर जन्मजात होते हैं? अगर हमें करेजियस तो कोई व्यक्ति तभी हो सकता है जब वो जन्म से हो, या कोई बुद्धिमान व्यक्ति वही हो सकता है जो जन्म से हो, जैसा कि हम में से ज्यादातर लोग मानते भी हैं। लेकिन अरिस्टो का ये मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। असल में जितने भी वर्च्यूज हैं वो वर्च्यूज जन्म से नहीं होते हैं, उन्हें हमें प्रैक्टिस करना होता है, हमें उनकी हैबिट बनानी होती है। तो जो भी कार्य हमें लगते हैं कि हमें करने हैं, जिनसे हमारा व्यक्तित्व सुधरेगा, हमारे व्यक्तित्व का विकास होगा, इसीलिए अरिस्टो ये मानता है कि जो चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस में अपने आप को डालना ही हमारे व्यक्तित्व के विकास की परिस्थितियों को निर्माण करता है। जैसे हम मान लीजिए हमारे अंदर एक बीज के रूप में ये हो सकता है कि हम एक अच्छे म्यूजिशियन बने, लेकिन हम अगर वाद्य यंत्रों का डेली रियाज नहीं करेंगे या हम सिंगिंग का डेली रियाज नहीं करेंगे तो हम कभी भी अच्छे सिंगर नहीं बन पाएंगे। तो उस केस में अरिस्टो के अनुसार एक सद्गुण होगा परसिस्टेंस, जिसमें हम डेली अपने म्यूजिक को और अपने उसको रियाज कर रहे हैं और उससे हम अचीव करेंगे
अपनी हैप्पीनेस को, अपने पोटेंशियल को एक्चुअलाइज करेंगे। तो यहाँ पर अरस्तु हैबिट को बहुत महत्व देते हैं। उनका यह मानना है कि जो भी अच्छे कार्य हैं वो एकदम से नहीं होते हैं। आपको शुरू में समझ में आ सकता है कि ये कार्य तो ठीक है, लेकिन आप तुरंत ही उसे करने लग जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए आपको छोटे छोटे स्टेप्स में उन कार्यों को करना चाहिए जो आपके पर्पस की ओर आपको लेके जाते हैं, आपके गोल की ओर जो आपको धीरे धीरे लेके जाते हैं। आप याद करिए जो अरस्तु का उदाहरण है, जहां पर वो बात करता है कि जो लगाम बनाने वाला है उसका युद्ध की जीत में योगदान है उतना ही जितना कि उस घुड़सवार का जो कि उस युद्ध में लड़ने गया था। तो इसी तरह से आपकी सफलता, आपकी जो एक्चुअलिटी है उसमें जो योगदान है, आपके छोटे छोटे से स्टेप्स जो आप जीवन में उठाते हैं, उनकी डेली प्रैक्टिस करते हैं, उसी से आपकी सफलता तय होती है। तो इसीलिए हैबिट वर्च्यूज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है अरस्तु के सिद्धांत में। और जब हम वर्च्यूज की बात करते हैं तो अल्टीमेटली वो यूडेमोनिया की ओर हमें लेके जाती है, हैप्पीनेस की ओर हमें लेके जाती है। यहाँ पर एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि अरस्तु के लिए क्या हैप्पीनेस अकेले है या उसका कम्युनिटी से कोई संबंध है? अरस्तु हैप्पीनेस को इंडिविजुअलिटी में देखता है या पूरे के पूरे समाज के साथ देखता है? तो यहाँ अरस्तु का एक फ्रेंडशिप का सिद्धांत है जिसे वो बड़ा इंपॉर्टेंट मानता है वर्च्यूज के डेवलपमेंट में और इसी तरह से हैप्पीनेस में। अरस्तु का यह मानना है कि हम अकेले में वर्च्यूज को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमें याद करा सके कि हम वर्च्युअस रास्ते पर हैं और वो हमें लगातार चैलेंज भी करते रहें कि हाँ तुम ये कर सकते हो या तुम्हारे अंदर ये क्षमता नहीं है। इस तरह के जब चैलेंजेस हमें मिलते हैं तो हम अपने वर्च्युअस पाथ पर आगे बढ़ते हैं। तो अरस्तु के अगर हम वर्च्यूज की बात करें तो अपने आप को, अपने पोटेंशियल को एक्चुअलाइज करना है और दूसरों की पोटेंशियल में योगदान भी देना अरस्तु के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है पोटेंशियलिटी का, हैप्पीनेस का। अरस्तु के इसी चीज को लेते हुए अरस्तु के फ्रेंडशिप को लेके विचार को थोड़ा सा शेयर कर लेते हैं। अरस्तु के अनुसार 3 तरह के मित्र होते हैं। पहले मित्र तो वह होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आपस में जुड़े होते हैं कि उन दोनों का आपस में म्यूचुअल फायदा होता है। उदाहरण के लिए आप पार्टनरशिप की बात कर सकते हैं, बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं या ऑफिस के कलीग्स हो सकते हैं या और भी अड़ोसी पड़ोसी, इस तरह की मित्रता हो सकती है जहां पर लेन देन की मित्रता है, उसके पीछे का जो वजह है वो है म्यूचुअल बेनिफिट। दूसरी दोस्ती जो होती है आप अक्सर देखते हैं वो होती है प्लेजर की, जहां पर हम दोनों दोस्त जो होते हैं वो आपस में किसी न किसी ऐसी चीज में सम्मिलित हैं जिसको वो दोनों एंजॉय करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि शराब के साथ की दोस्ती काफी मशहूर है, काफी मिलती है, क्योंकि शराब के साथ दोस्ती में दोनों प्लेजर महसूस करते हैं जो भी लोग साथ में मिल रहे हैं, 2 या 4 लोग। तीसरी दोस्ती जिसे अरस्तु ने बहुत महत्वपूर्ण माना है, उसे वह बोलता है कि वह दोस्ती एक दूसरे के वर्च्यूज को एडमायर करने और उनको ग्रो करने में मदद करती है। ये डीपर फ्रेंडशिप होती है, यह सतही दोस्ती नहीं है। इसमें हम एक दूसरे की म्यूचुअली रिस्पेक्ट करते हैं उनके वर्च्यूज के लिए और उनको ग्रो करने में मदद करते हैं। हम वहां पर क्रिटिकली भी बोल सकते हैं, एक दूसरे को क्रिटिक भी करते हैं कि तुमने ये कार्य इस तरह से जो किया वो ठीक नहीं किया, वहां पर ये दिक्कत आई थी। आपको याद होगा कि एक समय है जब रिकी पॉन्टिंग सचिन तेंदुलकर की पेंटिंग बनाकर अपने घर में रखता था, तो वहां पे इस तरह की जो दोस्ती है इसमें एक सम्मान है, एक दूसरे के वर्च्यूज को, एक दूसरे के गुणों का रिस्पेक्ट है और ये एक दूसरे को डेवलप करने में मदद करती है। तो इस हिसाब से हमें दोस्ती करते समय ये इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो हमारे को अपनी लाइफ में खुशी में भी मदद मिलेगी, अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसे दोस्त हैं जो हमारे वर्च्यूज को डेवलप करने में हमारी मदद करते हैं। अंत में अगर हम बात करें, आखिर जो हैप्पीनेस है वो हमने समझ लिया, अल्टीमेट गोल लाइफ का है यूडेमोनिया। लेकिन यूडेमोनिया को उसने 2 चीजों से जोड़ा है अरस्तु ने कि हमारा अल्टीमेट जो है लाइफ का गोल वो ये है कि हम आत्मचिंतन भी करते रहें, हम जो भी कुछ कर रहे हैं उस पर रिफ्लेक्ट कर सकें, उस पर चिंतन कर सकें कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हमारा पर्पस जो है, जो हम कार्य कर रहे हैं वो हमारे जीवन के पर्पस से मेल खाता है,
हमारी वैल्यू से हमारे एक्शन मैच करते हैं या नहीं करते हैं। इसी तरह से हमारा अपने कम्युनिटी से किस तरह का संबंध है, इन सारी चीजों पर चिंतन करना, एक हायर गोल की ओर लेके जाना, ये अल्टीमेटली जुड़ा हुआ है खुशी के साथ में। तो अगर हम देखें तो अरस्तु का जो हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट है वो कई सारे एस्पेक्ट्स को एक साथ लेकर चलता है। उसमें केवल इंडिविजुअलिटी नहीं है, उसमें कम्युनिटी भी शामिल है, और इसमें जो बाह्य भौतिक प्लेजर है उस पे ही जोर नहीं है, बल्कि एक डीपर जो प्लेजर है, डीपर मीनिंग है लाइफ का, उसको भी शामिल करता है। इसके अलावा वह रिलेशनशिप्स को भी महत्व देता है अपने जीवन में, और इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट को भी महत्व देता है। अरस्तु के अनुसार ये सारे आयाम जब हम अपने जीवन में एक बैलेंस की स्थिति में लेके आते हैं, तब हम यूडेमोनिया की अवस्था में पहुंचते हैं।